नमस्कार दोस्तों। कल देर शाम के अपने वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी से मेरी चंद सेकंड की मुलाकात की कहानी सुनाई थी। वो कहानी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, वो मुलाकात जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री किसी टेलीविजन चैनल के लॉन्चिंग प्रोग्राम में आए, लॉन्चिंग कॉन्क्लेव में आए और उस चैनल के सीनियर संपादकों को एक तरह से इशारों में चेतावनी देकर जाएं, मालिकों को संदेश देकर जाएं कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। तो जाहिर है मेरे लिए वो चौंकाने वाली घटना भी थी और किसी शख्सियत को परखने के लिए उनके जो वक्तव्य थे वो मेरे लिए एक पैमाना भी था, इसलिए मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैंने जब कल उस वीडियो में वो कहानी बताई, हालांकि ये कहानी मैंने एक बार कुछ महीने पहले भी बताई थी, तब से कई लोग मुझे कल रात से लेकर सुबह तक, अभी कुछ देर पहले तक अलग अलग तरीके से, कोई व्हाट्सएप पर, कोई टेक्स्ट मैसेज में लगातार मैसेज कर रहा है कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, आप डायरेक्ट इतना क्यों बोलते हैं, दो टूक क्यों बोलते हैं, सीधे हेड ऑन क्यों लेते हैं, सीधे पीएम मोदी पर इतना बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़े संकट में फंस जाएं, क्योंकि ये सरकार जिस तरह से विक्टिमाइज़ करती है, जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में मुकदमे हो जाते हैं, मिड डे मील की रिपोर्टिंग करने पर एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, पर्चा लीक की घटना को एक्सपोज करने के बाद बलिया के 3 पत्रकारों को करीब करीब 1 महीने तक जेल में रहना पड़ता है, मोहम्मद जुबैर एक फैक्ट चेकर को भी करीब करीब 1 महीने जेल में रहना पड़ता है एक ट्वीट की वजह से। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं, तो इसलिए आप थोड़े सतर्क रहिए। तो मैंने कहा, देखिए, मैं बार बार सबको यही कहता हूँ कि उखल में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, इसलिए कि ये दौर वो दौर है जब बोलना भी है, सच बोलना है, बिना डरे बोलना है, और सत्ता के प्रति जितने सवाल उठते हैं उन सवालों के साथ बुलंदी से बोलना है। तो बहरहाल लोगों ने कहा कि आपको पता है कि आज की तारीख में जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम सत्ता का, वो ऐसे लोगों पर नज़र रखती है। आपके मोबाइल में एक खबर कुछ दिन पहले आई थी, पिछले साल, पेगासस की, इजरायली कंपनी के कुछ एप्लीकेशन की मोबाइल में इंजेक्ट होने की, पता नहीं उसमें क्या हकीकत थी, क्या फसाना था, लेकिन खबर तो आई थी। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप नॉर्मल नंबर पर बात मत करिए, अलग नंबर ले लीजिए। किसी ने कहा सिर्फ सिग्नल पर बात करिए, व्हाट्सएप भी पूरी तरह से एंड टू एंड पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। किसी ने कहा कि संवाद करने से पहले सोच लीजिएगा, बीच में कोई सुन रहा होगा। तो बहुत तरह की नसीहतें कल रात से लेकर आज अभी कुछ देर पहले तक लोगों ने दी है। वो मेरे शुभचिंतक हैं जिनकी चिंता है कि आप ऐसे किसी खतरे में फंस सकते हैं। तो पहली तो 2 बातें, उन्हें लगता है कि मैं सरकार की नज़र में हूँ, और मेरे जैसे और तमाम लोग, बार बार मैं कई लोगों का नाम लेता हूँ जो लोग इस दौर में बोल रहे हैं। तो 2 तरह के लोग हो गए, एक वो जो सरकार के पूरी तरह से साथ हैं, सत्ता के साथ कदम ताल कर रहे हैं, और वो जो ताक धीनाधीन टाइप के ताल के साथ सत्ता के साथ है, और एक वो जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता मोदी की है। और जब मुझे ये कहा गया कि मोदी की सत्ता, सरकार में बैठे लोग आप जैसे लोगों पर नज़र रख रहे हैं, सचेत रहिए, तब मुझे ध्यान आ गया। इसलिए मुझे लगा वो कहानी भी सुना दूँ कि नज़र तो जाहिर है मोदी जी की मुझ पर होगी, कोई परिचय उस तरह से नहीं है, कोई जो लारा लप्पा वाले सवाल पूछने का कोई रिश्ता नहीं है, कभी कोई ऐसा इंटरव्यू भी नहीं किया जिसमें कोई फ़कीरी पर सवाल पूछूं या आम चूसने पर सवाल पूछूं या आप कौन सा टॉनिक लेते हैं ऐसा सवाल पूछूं। इस लायक न मैं हूं न वो समझते होंगे, तो इसलिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं। फिर भी उस मुलाकात में मोदी जी ने कुछ कहा तो था, जो कल के वीडियो में बताया। तो मोदी जी कैसे नज़र रखते हैं ये लोग मुझे कह रहे थे, तो मुझे ध्यान आ गया। उससे पहले आपको बता दूं, वो कहानी बताने से पहले, कि आपको पता होगा कि बीते 48 घंटों से हाय तौबा मचा है बहिष्कार पर, जिन 14 एंकर्स का बहिष्कार किया गया। अब खबर आ रही हो सकता है दूसरी लिस्ट भी हो। कुछ जो लिबरल लोग हैं, सेकुलर लिबरल या अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर, ऐसे लोग भी कह रहे हैं बहिष्कार नहीं होना चाहिए, और भी कोई तरीका अख्तियार किया जा सकता था। आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने संपादकीय में लिखा है कि ये लिस्ट वापस लेना चाहिए। उसका जवाब भी लोग दे रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर जवाब भी दिया है कि ये सही फैसला है,
और इसके अलावा कोई उपाय नहीं था क्योंकि ये हेट मॉन्गर्स का बहिष्कार है, ये कोई सिर्फ एंकर नहीं है। हेट मॉन्गर वो हैं जो समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों का है। इसलिए ये विमर्श, बहस और ये सब चालू है। तो बात नज़र रखने की, कल मैंने बताया था कि ट्विटर पर लिखी गई बातों ने मोदी जी को इतना चोटिल कर दिया, इतना दुखी कर दिया, या हम लोगों के प्रति उनके भीतर हिकारत का इतना भाव भर दिया कि उन्होंने कहा था कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में गाली देना। पहले तो ये मोदी जी की दिक्कत है कि आलोचना को हमेशा गाली बोलते हैं। हम गाली तो दे नहीं देते, आज भी नहीं देते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना कहीं से गाली नहीं होती। लेकिन खैर, अब बात नज़र की। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि जब चैनलों से बाहर जाएंगे तो यूट्यूब की दुनिया में आएंगे, और कभी नहीं सोचा था कि आएंगे तो यूट्यूब आप लोग इतना देखने लगेंगे और करोड़ों दर्शक जुड़ेंगे और अपनी बात कह पाऊंगा। और आज मैं कहता हूं कि मैं 1000 गुना खुश हूं, हैप्पी हूं चैनलों की नौकरी में जितने साल रहा उसके बरक्स, उसकी तुलना में। तो यूट्यूब पर आया, जो भी बात कह रहा हूं आप सुन रहे हैं। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। ये तो था कि बीजेपी आईटी सेल मुझे बहुत फॉलो करती है और एक पॉलिटिकल कीड़ा टाइप का कुछ है, कीड़ा, वो मेरे वीडियो पर काफ़ी, जो भी टीम है बीजेपी आईटी सेल की, मेहनत करती है, काट पीट करती है मेरे वीडियो को, उसको अपने ढंग से उसको री एडिट करती है कुछ विंडो में और उसके बाद रिलीज करती है अक्सर। तो मुझे लगता है चलो प्रचार ही कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, इतना वीडियो में सुनते हैं, रिसर्च करते हैं। कई बार जो वीडियो मैं ट्विटर पर नहीं डाल पाता हूँ, वो वीडियो सुनते तो होंगे 26 मिनट का। मैं अगर टर्की गया तो पूरा वीडियो भाई लोगों ने सुना, एडिट किया, ये सब करते हैं। तो क्या हुआ था कि यूपी चुनाव के दौरान जब मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था और जो भी जैसा दिख रहा था वैसा लोगों से बात कर रहा था, जनता से, पब्लिक से, लोगों से, गांव की महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, उनकी समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, जो भी गांव की समस्याएं, मोदी जी के प्रति उनका क्या सोचना है, तो जो जैसा दिखता था वही दिखाता था। जो अगर पक्का वाला मोदी समर्थक कुछ बोल रहा है तो वही दिखेगा। अगर उन्हें लगता है मोदी में भगवान और रब दिखता है, देवता दिखते हैं, वो भी दिखाता था। और जो विरोध करते थे, आलोचना करते थे, किसान जो नाराज होते थे, वो सब भी दिखता था। तभी मैं शायद लखनऊ में था, मुझे अगर याद है, फरवरी का आखिरी हफ्ता, शायद 18 फरवरी या 20 फरवरी लखनऊ में था। तो किसी का कॉल आया मुझे, कह रहे अजीत जी आपको पता है कि आपने जो मोदी जी के बारे में किसी बाइट में आपके वीडियो में बोला है, उस पर मोदी जी ने आज भाषण दिया उन्नाव में। और मैं कहीं लखनऊ में शूट कर रहा था। तो पहले मैं चौंका, कह रहे मोदी जी ने मेरे वीडियो पर भाषण दिया। तो मेरे लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। और ऐसे भी प्रधानमंत्री मोदी, जिनके इतने चाटुकार, दर्जनों चैनल, दर्जनों एंकर, 50 टीम यूपी में घूम रही थी, सब मोदी चालीसा के लिए वैसे किरदार भी तलाश रही थी, फिर वो मेरा वीडियो कैसे देख सकते हैं? और इतने व्यस्त, चुनाव का समय, एक तो प्रधानमंत्री, लगातार चुनावी रैलियां, 18 घंटे काम करना, कोई किसी दिन छुट्टी नहीं लेना, और उसके बाद ऐसा व्यस्त प्रधानमंत्री ने मेरे वीडियो कैसे देखा? थोड़ा मुझे हैरानी हुई। फिर लगा कि नहीं, वो नज़र इसका मतलब रखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा जरा वीडियो भेजिए क्या है। तो किसी ने मुझे भेजा, वही पॉलिटिकल कीड़ा कोई है, जो कीड़ा टाइप का होगा, जो उधर आईटी सेल वाला होगा, नाम कीड़ा रखा है, प्रवृत्ति पता नहीं क्या है। तो और आपको ऐसे भी पता है कि वहाँ ट्रोलिंग के मिलते हैं, काफ़ी नगद भुगतान और भी तरह के भुगतान होते हैं, हज़ारों लोगों को मिलते हैं। तो मुझे एक वीडियो भेजा गया। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी उन्नाव की रैली में भाषण देते दिख रहे हैं, जो शायद उसी दिन दिया था। मुझे तारीख फिर कह रहा हूँ, शायद 20 फरवरी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, उस भाषण में मेरे वीडियो का जिक्र, मेरे वीडियो में एक महिला, बुजुर्ग महिला, जो कह रही है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उनकी योजना के बारे में, मेरे सवालों के जवाब में कह रही है कि मैंने मोदी का नमक खाया है, मैं धोखा नहीं दे सकती। तो इसको बारीकी से मोदी जी ने सुना था और इसका इस्तेमाल अपनी चुनावी रैली में किया था। कैसे किया था? मुझे लगता है वो सुनाते हैं सीधा, ताकि देखिए। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी हम जैसे लोगों पर नज़र रखते हैं, और नज़र रखते हैं इसका सबूत उस दिन मिल गया कि इतनी व्यस्तता में हम जैसे लोगों का यूट्यूब देखते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी रैलियों में उसका जिक्र कर चुके हैं और करते हैं।
तो जरा पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे की बात जरा सुनिए। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। चुनाव है ये तो पता है, चुनाव है ना हाल में। हाँ, 20 तारीख को 20 तारीख को। हाँ, कितनी अच्छी बात है, माता जी को पता है कि 20 तारीख को चुनाव, 20 तारीख को चुनाव खाया, हम बहुत धोखा नहीं देंगे। उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। इसको धोखा नहीं दोगे, किसके लिए बोल रहे हो? मोदी को। पक्का मतलब मोदी को धोखा नहीं दोगे? नहीं ऐसा नहीं। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। ये क्यों लगता है कि मोदी को मतलब मोदी ने क्या किया ऐसा? राशन दो हमें। हाँ, राशन दो, राशन दिया। ऐसा नहीं है भैया, उनका खाई रहे तो भैया उनको खाई रही। हाँ, उनका खाई रही है बेटा। अच्छा, हाँ। मोदी जी का खा रहे हो दिया हुआ। उनका खाई। कितना राशन मिलता है? उनको मिल जाते हैं 20 किलो गेहूँ मिल जाते हैं। हाँ। चावल मिल जाते 15 किलो। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। सुन लिया आपने? ये बुजुर्ग दंपत्ति मुझे मैनपुरी के करहल इलाके में मिले थे। मैं मैनपुरी से गुजर रहा था सड़क पर, हाईवे पर, तभी मुझे ये एक बैलगाड़ी जैसा कुछ था, घोड़ा गाड़ी था शायद, उस पर जाते हुए ये दिखे। तो मैं एक पतली सी सड़क की तरफ, गांव की तरफ मुड़े, मैं रुका और उसके बाद उनके उस पर बैठकर, मैं गाड़ी जो भी थी बैलगाड़ी उस पर बैठकर, घोड़ा गाड़ी उस पर बैठकर मैंने उनसे बात की। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मैंने दिखाया। मोदी जी ने, उनकी टीम ने उनको भेजा होगा, जाहिर है मोदी जी खुद ही अजीत अंजुम गूगल सर्च तो करते नहीं होंगे, यूट्यूब टीम नज़र जो मुझ पर रखती है, उन्होंने मोदी जी को फॉरवर्ड किया होगा, या एक बड़ा सा सिस्टम होगा। कई बार जिज्ञासा होती है कि कैसा सिस्टम मोदी जी के पास है, क्या एकदम अपडेट रहते हैं, सब पहुंचता है। और कई बार ये भी लगता है कि इतना जब काम करते हैं कि फुर्सत ही नहीं है, कि 20-21 साल से उन्होंने छुट्टी नहीं ली, तो फिर ये सब कब देख लेते हैं मेरे जैसे लोगों का वीडियो। खैर, तो चुनाव में इस्तेमाल करना था, उन्होंने सुना होगा, लेकिन अपने भाषण में एकदम जिसको कहते हैं शब्द सह पूरा शब्द चित्र खींच दिया कि उस महिला ने क्या कहा, मैंने क्या सवाल पूछा। डंडा लेकर घूमने वाला पत्रकार, नाम तो ले नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के बाद मुझे तो लगा कि इसका मतलब मोदी जी नज़र भी रख रहे हैं, यूपी में मैं घूम रहा हूं, ये उनके सिस्टम को भी पता है, और पूरी आईटी सेल मेरे वीडियो का पोस्टमार्टम भी कर रही है कि किस वीडियो में मोदी जी के काम का या बीजेपी के समर्थन का क्या तत्व मिल सकता है और उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जो उन्होंने कहा कि महिला ने कहा कि मैंने मोदी का नमक खाया। पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ जो अपना नाम ही अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में, चाहे संसद हो, चाहे जनसभा हो, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग हो, चाहे कोई सरकारी योजनाओं के ऐलान की मीटिंग हो, खुद ही अपना नाम मोदी मोदी, मैं मोदी, मोदी ऐसा, मोदी अकेला है, मोदी ऐसा, वो खुद ही बोलते हैं। तो उन्होंने वो सब दोहराया। इसका मतलब बारीकी से देखा। अब इसके दो पहलू हैं। एक कि मैं इसका मतलब अपने वीडियो में अनएडिटेड जो जैसा दिख रहा था, जो जैसा बोल रहा था, चाहे मोदी जी के समर्थन में, चाहे मोदी जी के विरोध में, चाहे सरकार से नाराजगी जताते हुए, चाहे मोदी जी के प्रति एकदम श्रद्धा जताते हुए, वैसा ही दिख रहा था। अगर मैं चाहता तो उसको एडिट करता, लेकिन मैं एडिट नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि दरअसल जमीन पर हो क्या रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने मेरे वीडियो से समझा। तो एक पहलू यह है कि इसका मतलब मेरे पार्ट से सब चीज एज इट इज जा रहा था। अब बात आती है दूसरी
कि मोदी जी ने मेरे ही वीडियो का क्यों इस्तेमाल किया, क्यों जिक्र किया। और एक तीसरी बात भी है, तो क्यों जिक्र किया भाई? इतने जब पत्रकार, उनके समर्थक, चाटुकार, जैसा कि मैंने कहा, सत्ता के एकदम समर्थक, ताक धीनाधीन वाले जब इतने घूम रहे थे, तो फिर मेरा वीडियो, क्योंकि उनका जब दिखाएंगे तो लगेगा ये तो चमचे हैं, तो लेजिटिमेसी जो होती है वो नहीं होगी। तो उन्होंने तय किया होगा कि ये आलोचक के तौर पर लोग इसको जानते हैं, मेरा विरोधी मानते हैं या मेरे खिलाफ बोलता है, इसलिए इसी के वीडियो से अपने मतलब की चीज निकालो, ताकि लगे कि ये जो आलोचक है, विरोधी है या मेरे खिलाफ जो है, वो उसके वीडियो से ये मिला, इसका मतलब कैसा माहौल है, इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन क्या हुआ उसी वीडियो में, और शायद 14-18 मिनट का वीडियो है, अभी भी मेरे यूट्यूब पर पड़ा होगा, और शायद उसका थंबनेल यही था कि ऐसे गरीबों के दिल में मोदी क्यों रहते हैं, याद नहीं, कुछ इसी तरह। तो उसी वीडियो में वही महिला, वही बुजुर्ग दंपत्ति आगे ये कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड उनके पास नहीं है, उनके नाम से मकान नहीं है, और उन अपनी परेशानियां जो आगे कह रहे हैं ये सब मोदी को बता देना, या जो भी सरकार के प्रति बता रहे, उसको कट किया, क्योंकि वो उनके मतलब का नहीं था। उनके मतलब का वही था जो शुरू में था, उसका ऐसे इस्तेमाल किया। तो मैंने एक फिर अगले दिन वीडियो बनाया कि मोदी ने आधा बताया आधा छिपाया। लेकिन हाँ, लखनऊ में जब ये मुझे पता चला, मैं मानता हूं कि मेरे लिए बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए थी कि देश की सत्ता के शीर्ष पर रहने वाला आदमी भी मॉनिटर कर रहा है, नजर रख रहा है, और उस वीडियो में कही गई बातों के आधार पर जो भी अपना भाषण उसन में बोल रहा है। तो ये तो तरीका है मोदी जी का नजर रखने का, और यही वजह है कि नजर चूंकि रखते हैं कि कौन आलोचना वाले कैटेगरी में है और कौन चमचागिरी वाले कैटेगरी में है, तो इसलिए चमचों की एक बहुत बड़ी फौज जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है, चाहे राष्ट्रपति भवन के किसी आयोजन में हो, अभी हाल में भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, चाहे अलग अलग मौक़ों पर, चाहे सेल्फी हो, चाहे मुलाकात हो, चाहे और भी सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों से पर्सनल मुलाकातें भी होती है जो प्रधानमंत्री आवास में होती है, या जो भी होती है, पता नहीं, वो उनका अपना विशेष अधिकार है। लेकिन इस दौर में जब ये कहा जा रहा है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, विपक्ष का बहिष्कार, या अगर ये कहा जा रहा है कि ये लोग चूंकि सच बोल रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, और नौटंकी हो भी रही है सब जगह, इसलिए इनके खिलाफ विपक्ष ने ये इस हथियार का इस्तेमाल किया, ये बहिष्कार किया, तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि ये लोग जिनका जिक्र हो रहा है या जिनका बहिष्कार हुआ है, ये लोग बीते 9 सालों में क्या कर रहे थे, 9 सालों में किस तरह की बहसें कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो या स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये जानकारी पिछले साल की एक रिपोर्ट थी, जिसमें किसने ये, चाहे चौधरी जी हों, चाहे गोस्वामी जी हों, चाहे चोपड़ा जी हों, चाहे देवगन जी हों, ऐसे लोगों का, किन लोगों ने कितने कंटेंट जो बनाए, उसमें कितना फीसदी सांप्रदायिक कंटेंट था, सांप्रदायिकता फैलाने वाला था, नफरत फैलाने वाला था, हेट मॉन्गरिंग वाला था, और कितना कंटेंट सरकार के पक्ष में था, कितना कंटेंट उनका विपक्ष के खिलाफ था, और कितना देश के जरूरी मुद्दों पर, महंगाई बेरोजगारी पर था, जो जीरो। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट कल से फिर घूम रहे हैं, शायद न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट थी। तो ये तो इन लोगों की पत्रकारिता जिन पर सवाल उठे, और जब उन पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो किसी ने इमरजेंसी घोषित कर दिया, किसी ने कह दिया ये पत्रकारिता पर हमला है, जो कई बार कह चुका हूं। और बार बार सुबह के वीडियो में भी शायद बोला था, एक शब्द मेरे जहन में अचानक आ गया, सवालची। ये सवालची बन गए कि हम सवाल पूछ रहे थे। तो ये आपको दर्शक के तौर पर सोचने की जरूरत है कि ये सवाल पूछ रहे थे तो किससे पूछ रहे थे। दूसरी बात, आपको ये भी सचेत होने की जरूरत है और सजग, सतर्क, जागरूक होने की जरूरत है कि पत्रकारिता का दायित्व क्या होता है। जब ये फैसला कर दिया जाए या बता दिया जाए कि अजीत अंजुम हो, या रवीश कुमार हो, या साक्षी जोशी हो, या अभिसार शर्मा हो, या और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे दर्जनों लोग हैं, मैं ये भी कहूँगा, ये 4 तो ऐसे बोल गए, दर्जनों लोग ऐसे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों पत्रकार ऐसे हैं जो शानदार काम कर रहे हैं, जहां जैसी जिनकी क्षमता है। मैं उस पवन जायसवाल, नाम मुझे याद है, मिर्जापुर में, जिसने मिड डे मील की
रिपोर्टिंग की, उसमें घपले घोटाले की, नमक रोटी की, और जिसे जेल जाने की नौबत आ गई, हालांकि इस दुनिया में आज नहीं है, वो बीमारी हुई थी और उसके बाद इस दुनिया में नहीं है, वो भी सलाम करने वाला काम कर रहे थे। बलिया के वो पत्रकार जिन्हें जेल जाना पड़ा, वो भी सलाम करने वाला काम कर रहे थे। संभल का एक रिपोर्टर जिसने एक मंत्री से अपने गांव के विकास पर सवाल पूछ लिया, वो भी सलाम करने वाला काम कर रहे थे। ऐसा देश में अलग अलग जगहों पर लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर, एक अभी एफआईआर दर्ज हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मणिपुर में जो एडिटर्स गिल्ड के जर्नलिस्ट गए थे, 4 जर्नलिस्ट, सीमा मुस्तफ़ा अध्यक्ष हैं, उनके साथ बाकी संजय कपूर और 2 सीमा गुहा, एक चौथा नाम अभी भूल रहा हूँ, जो लोग जिन्होंने मणिपुर के हालात पर रिपोर्ट तैयार की, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ वहाँ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी। तो ये तो इस सरकार के काम करने का तरीका है, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जहां भी बीजेपी शासित सरकार है, उनके रवैये हमेशा उन पत्रकारों के खिलाफ हैं जो पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं या उनकी सरकार के फैसले, नीतियों, नाकामियों की बात करते हैं। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि सवाल पूछ रहे थे इसलिए उनका बहिष्कार हुआ, उनसे आप सब लोगों को ये पूछना और मांगना चाहिए, सोशल मीडिया पर जो सक्रिय हैं, कि आप 9 साल का हिसाब बता दो कि आपने कब सवाल पूछा है, क्या पूछा है, कब नाम लिया है मोदी जी का, और कब अमित शाह का, कब योगी जी का। एक जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि उनका ये मकसद ही नहीं है। उनका मकसद है देश में नफरत का माहौल बनाए रखना, उनका मकसद है बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक से डराए रखना, उनका मकसद है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई को जिंदा रखना, उनका मकसद है ऐसे मौकों पर तीली लेकर सुलगाने का काम करना, चाहे वो ज्ञानवापी के मुद्दे पर हो जाए, चाहे नूह में किसी तरह के शोभा यात्रा के मुद्दे पर हो जाए, चाहे शाहीन बाग के मुद्दे पर हो जाए, चाहे जहांगीरपुरी में किसी शोभा यात्रा के मुद्दे पर हो जाए, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में कोई ऐसा मौका मिले जिसमें हम टूट पड़े, जैसे अभी सबके लिए सनातन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये वो लोग हैं जो दरअसल कहीं से पत्रकार रह नहीं गए, क्योंकि उनके भीतर सत्ता के प्रति जो एक चाटुकारिता का भाव है वो उनके भीतर एकदम समाहित हो गया। उन्होंने आत्मसात कर लिया कि मोदी कारिता ही पत्रकारिता है, या मोदी की चालीसा या मोदी के लिए पाठ करना ही पत्रकारिता है। लेकिन अब बौखलाए हुए, बौखलाहट इस बात को लेकर है, चैनलों में भी है, कि कहीं ऐसा न हो कि ये 11 राज्यों में से कुछ राज्य जहां विपक्ष की सरकारें हैं ऐसा फैसला कर ले कि आपके विज्ञापनों में कटौती करेंगे, या आपके कॉन्क्लेव में हम नहीं आएंगे, या हम स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 2.5 महीने बाद चुनाव है और राज्यों में जैसा कि होता है बहुत सारे कॉन्क्लेव, इंटरव्यू, दिस दैट जो भी होता है। तो ये बेचैनी उन चैनलों में है। अब देखना है कि चैनल के मालिक जिनके व्यावसायिक हित पर अगर चोट होती है तो उनका रवैया क्या होगा। आज एक खबर सुबह आई थी कि हो सकता है कुछ और पत्रकारों के बहिष्कार की बात हो, और दूसरा पक्ष लगातार इसे इस तरह से कि पत्रकारिता पर हमला की तरह से या और आपातकाल जैसी बात कर रहा है। तय आपको करना है, आप जज करिए, आप फैसला करिए, आप तय करिए, लेकिन तय करते समय दिमाग में बिठाइए कि पत्रकार, पक्षकार, सरकार का समर्थक और प्रवक्ता, इन सब में फर्क होता है। जिस दिन ये फर्क मिट गया है और वो बीच की जो लाइन है वो मर्ज हो गई, ब्लर हो गई, और ब्लर करके ये सब लोग कहने को पत्रकार हैं लेकिन दरअसल सरकार के अंध पक्षकार हैं, जिस दिन आप ये दिमाग लगाने लगेंगे उस दिन इनकी पोल भी खुलेगी, और उस दिन इनको एहसास होगा कि दरअसल पत्रकारिता की आड़ लेकर ये देश के साथ धोखा कर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सिलसिला अभी चलता रहेगा। 2.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव और 7 महीने बाद लोकसभा चुनाव। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किया है तो ज्वाइन करें। नमस्कार।